डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम चर्चा करते हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों पर। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जो टॉपिक है वो हमारे BA फाइनल ईयर में फर्स्ट पेपर के रूप में है। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की जो शुरुआत है वो हम प्लेटो से करते हैं। प्लेटो दुनिया का एक महान विचारक माना जाता है। प्लेटो को प्रथम राजनीतिक दार्शनिक भी कहा जाता है। पाश्चात्य जगत में एक तार्किक और व्यवस्थित राजनीतिक विचारों की शुरुआत प्लेटो के चिंतन से ही होती है। प्लेटो का जो समय है वो यूनान का एक क्लासिक दौर है। इस क्लासिक दौर में प्लेटो उस गुरु शिष्य परम श्रृंखला का एक भाग है, श्रृंखला की एक कड़ी है जिसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर जैसे महान व्यक्तियों का समय रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय यूनान में राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में देखा जा सकता है। प्लेटो का जन्म यूनान के एथेंस में एक कुलीन परिवार में 428 ईसा पूर्व में हुआ था। प्लेटो के बचपन का नाम एरिस्टोक्लीस था। प्लेटो के पिता का नाम एरिस्टोन और माता का नाम पेरिकेटियोन था। प्लेटो युवा अवस्था में क्रांतिकारी विचारों के माने जाते हैं। वह बहुत ही कुशाग्र और तीक्ष्ण बुद्धि के विद्यार्थी रहे। उनका प्रत्यक्ष राजनीति में जाने का विचार था क्योंकि वो एक कुलीन परिवार से आते थे, परंतु परिस्थितियां ऐसी बनी कि प्लेटो ये प्रत्यक्ष राजनीति में तो नहीं जा पाए, परंतु दुनिया के एक महान राजनीतिक विचारक जरूर बन गए। 18-20 साल की उम्र में प्लेटो उस समय के महान व्यक्ति सुकरात के संपर्क में आए और उन्होंने सुकरात को अपना गुरु बना लिया। उस समय एक घटना घटित होती है। एथेंस पेलोपोनेसिया के युद्ध में हार जाता है। उस समय एथेंस में प्रजातंत्र होता है और इस हार के बाद एथेंस में विद्रोह और क्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस विद्रोह और क्रांति के परिणाम स्वरूप वहाँ से प्रजातंत्र को खत्म करके और एक कुलीन तंत्र या एक निरंकुश राजतंत्र जैसी व्यवस्था कायम की जाती है। उस निरंकुश राज व्यवस्था ने वहाँ पर बहुत ही अत्याचार किए और निरंकुशता से शासन किया। तो उस व्यवस्था के खिलाफ भी एक क्रांति हुई और उस क्रांति ने वहाँ पर तख्ता पलट करके पुनः प्रजातंत्र की स्थापना की। उस प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था ने अपने राजनीतिक विरोधाभासों के कारण प्लेटो के गुरु, महान बुद्धिमान विचारक सुकरात को मृत्युदंड की सजा सुना दी। 399 ईसा पूर्व सुकरात की मृत्यु हो जाने के बाद प्लेटो की पूरी मनोदशा बदल गई। प्लेटो का एथेंस में रहना भी मुश्किल हो गया क्योंकि नंबर एक तो प्लेटो सुकरात के प्रिय शिष्य थे और दूसरी बात प्लेटो प्रजातंत्र के ध्रुव विरोधी थे। ऐसी स्थिति में प्लेटो ने एथेंस को छोड़ना ही ठीक समझा और उन्होंने 12 साल तक एथेंस से बाहर एक निर्वासित जीवन जिया। मिस्र, इटली और तमाम स्थानों की यात्रा करते हुए प्लेटो गंगा के तट तक भी आए और उन्होंने इन क्षेत्रों में घूम करके ज्ञान प्राप्त किया। भौतिक रूप से प्लेटो की यात्रा कितनी लंबी रही ये हम नहीं कह सकते, परंतु प्लेटो के चिंतन में दूर दराज के जो विद्वानों के विचार और सिद्धांतों के
दर्शन हमें होते हैं। 12 साल के निर्वासित जीवन के बाद प्लेटो ने अपने राजनीतिक दर्शन आदर्श राजा के सिद्धांत को व्यवहार में परिणत करने के लिए एक शासक की तलाश की, और यह तलाश उसकी सिसिली के सिराक्यूस द्वीप में जाकर के पूरी होती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक डियोन नाम के व्यक्ति से होती है। डियोन प्लेटो की मुलाकात वहाँ के राजा डियोनेसिस प्रथम से कराता है। डियोनेसिस प्रथम कुछ समय तो प्लेटो की शिक्षाओं का अनुसरण करता है, ग्रहण करता है, परंतु धीरे धीरे उन दोनों में विरोध पैदा हो जाता है। राजा डियोनेसिस डियोन को निर्वासित कर देता है और प्लेटो को स्पार्टा के राजदूत के हाथों दास के रूप में बेच देता है। जैसे तैसे अपने मित्रों की सहायता से प्लेटो वहाँ से निकलते हैं और पुनः एथेंस में आते हैं। ये प्लेटो के जीवन का एक पड़ाव था। दूसरा पड़ाव अब शुरू होता है। प्लेटो 386 ईसा पूर्व में एथेंस आकर के यहाँ पर एक एकेडमी की स्थापना करते हैं, और ये एकेडमी लगभग 900 सालों तक यूरोप के ज्ञान का केंद्र बनता है। इस एकेडमी में तर्क, दर्शन, राजनीति, गणित, ज्योतिष, विज्ञान सभी विषयों का अध्ययन कराया जाता है, परंतु गणित और ज्योमिति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एकेडमी के प्रवेश द्वार पर भी लिखा होता है कि गणित और ज्योमिति से अपरिचित व्यक्ति एकेडमी में प्रवेश ना लें। इससे स्पष्ट होता है कि प्लेटो के अध्ययन में गणित का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम देखते हैं कि प्लेटो अपने दार्शनिक राजा के सिद्धांत को व्यावहारिकता में लाने के लिए इतने लालायित थे कि उन्होंने 3 बार सिराक्यूस की यात्रा की, परंतु तीनों ही बार उन्हें असफलता प्राप्त हुई। अंत में आकर के प्लेटो को एक बात समझ आती है कि कल्पना लोक से बाहर निकल करके हमें व्यवहारिकता में आना होगा। जो प्लेटो अपनी युवा अवस्था में एक आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा की स्थापना के लिए इतना भरसक प्रयास करते हैं, वो अपनी वृद्धावस्था में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दार्शनिक राजा इस लोक में संभव नहीं है। तो बेहतर होगा कि हम कानून के शासन की बात करें, और इसी विचार को लेकर के प्लेटो ने अपनी एक रचना लिखी है, और उस रचना का नाम है लॉज, जिसमें प्लेटो बुद्धि और दार्शनिक राजा के स्थान पर कानून के शासन पर अधिक जोर देते हैं। युवावस्था में आदर्श राज्य के काल्पनिक लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले प्लेटो ने वृद्धावस्था में कानून की लाठी का सहारा लिया, अर्थात कानून के राज्य की स्थापना पर बल दिया। 81 वर्ष की आयु में 337 ईसा पूर्व इस महान दार्शनिक की मृत्यु हो गई, और उन्होंने विश्व को राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक चिंतन के एक ऐसे मार्ग पर लाकर खड़ा किया जहाँ से अरस्तु और आने वाले विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को वर्तमान समय तक एक सुदृढ़ विषय के रूप में स्थापित किया। अब हम बात करते हैं प्लेटो की रचनाओं की। प्लेटो के ग्रंथों की संख्या लगभग 36 से 38 बताई जाती है, परंतु प्रमाणिक ग्रंथ केवल 28 हैं। इन ग्रंथों में प्रमुख रूप से हम देखते हैं रिपब्लिक,
स्टेट्समैन, लॉज, प्रोटोगोरस, क्रीटो, मीनो, ओपोलॉजी। प्लेटो ने अपने ग्रंथों में संवाद शैली का उपयोग किया है और ये संवाद शैली उसके गुरु सुकरात की देन है। इस संवाद शैली में प्लेटो संवादों के माध्यम से, प्रश्नोत्तरों के माध्यम से अपने विचारों को रखते हैं। मैक्सी ने तो यहाँ तक कहा है कि प्लेटो के रूप में अरस्तु का पुनर्जन्म हो गया। इस प्रकार हम एक महान विद्वान प्लेटो के जीवन से परिचित हुए। आगे हम प्लेटो के सिद्धांतों और राजनीतिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।